Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor, and in today's modern history class, we will discuss about revolutionary movements in India from 1900 to 1947. Let's start. अगर इंट्रोडक्शन में बात करें तो मेनली रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुई आपके 20th सेंचुरी के अंदर, मतलब 1900 के बाद आपकी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुई। अलग अलग जगह पे स्टार्ट हुई, अब्रॉड में भी स्टार्ट हुई कुछ, और कुछ इंडिया के अंदर ही स्टार्ट हुई। सभी के अलग अलग लीडर्स थे। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से मतलब है वो लीडर्स जिन्होंने अपनी कोई भी कम्युनिटी बनाई, कोई भी एसोसिएशन बनाई, और एसोसिएशन के साथ एक साइड थे गांधी जी जो नॉन वायलेंस में बिलीव रखते थे, दूसरी साइड थी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो डकैती, मर्डर, असैसिनेशन, बॉम्ब एक्सप्लोजन, इन चीजों के अंदर ज्यादा बिलीव रखते थे, ना कि स्ट्राइक्स के अंदर, नॉन वायलेंस के अंदर बिलीव रखते थे। अब हम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक अर्ली रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट और एक लेटर। नॉर्मली ये माना जाता है जो अर्ली रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट थी वो थी आपकी वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की। जो मेनली अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो जो इटली के अंदर हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, वो उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, वो इटली के मेथड से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। वहीं अगर हम लेटर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की बात करें तो वो रशियन रिवॉल्यूशन से ज्यादा इंस्पायर थे, और जो भी रशिया के अंदर उस टाइम पे हुआ, बिकॉज रशियन रिवॉल्यूशन आपका 1917 में हुआ था, उससे वो ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। वो सोशलिज्म में बिलीव रखते थे, मार्क्सिस्ट थ्योरी को ज्यादा मानने वाले थे। अब हम वन बाय वन सभी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे। पहले अर्ली रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स को देखते हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मूवमेंट रही अनुशीलन समिति स्टेब्लिश हुई। कब हुई आपको ईयर याद रखना है, इंपॉर्टेंट लीडर याद रखने हैं, और बस जो भी मूवमेंट हो या फिर कोई मूवमेंट हो, कोई कमिटी हो, जो भी चीज स्टेब्लिश हुई उसका नाम याद रखना है, और मेजर क्या एक्टिविटी थी वो सिर्फ इतना याद रखना है, ताकि किसी भी तरह से आपका क्वेश्चन आए मैच द फॉलोइंग में, क्रोनोलॉजी में, आप बहुत इजीली उस चीज का आंसर दे सको। ईयर था 1902 का, एरिया आपका था कोलकाता का। फाउंडर कौन थे? सतीश चंद्र बासु, और किसके बाद उनकी जो सिस्टर थी और उनके जो सिस्टर के हस्बैंड थे स्वामी श्रद्धानंदा, उनके बाद उन्होंने सतीश चंद्र बासु ने अनुशीलन समिति की एस्टेब्लिशमेंट की। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, बाद में चलकर, स्टार्ट तो कोलकाता से हुई थी, बट बाद में चलकर अनुशीलन समिति की जो ब्रांच थी वो बनारस के अंदर भी स्टेब्लिश हुई, पटना के अंदर भी स्टेब्लिश हुई। और किसने स्टेब्लिश की वहां पर? सचिन सन्याल जी ने स्टेब्लिश की। इनकी मेन एक्टिविटी क्या थी? यही थी, ये डकैती करते थे, बॉम्ब फेंकते थे, और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिटिश एम्प्लॉयज का असैसिनेशन भी किया था, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिटिश एम्प्लॉयज को मारा भी था। उसके बाद एक थी अभिनव भारत मंदिर, जिसको यंग इंडिया सोसाइटी भी बोला जाता है, जो कब फाउंड हुई? 1904 में। किस फाउंडर कौन थे? विनायक सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर। ये किससे इंस्पायर थे? सेम उस टाइम पर जो यंग इटली के अंदर मूवमेंट चल रहा था मजीनी ऑर्गेनाइजेशन का, उससे ये इंस्पायर थे। उससे इंस्पायर होकर इन्होंने इंडिया के अंदर ये मूवमेंट को की। साथ में जो विनायक सावरकर थे उन्होंने मजीनी चारित्रा भी लिखी, जो ट्रांसलेशन था इटलियन रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट आता है मुजफ्फर कॉन्स्पिरेसी केस। आपका एग्जाम में मुजफ्फर कॉन्स्पिरेसी केस भी लिखा हुआ मिल सकता है, या कई एग्जाम में आपको अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस भी मिल सकता है। मनिकटोला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं इसको, बट ये नॉर्मली कम ही मिलता है। मेनली आपको अलीपुर या फिर मुजफ्फर कॉन्स्पिरेसी केस ही एग्जाम में लिखा हुआ मिलता है। ईयर क्या था? 1908 का ईयर था। इसमें क्या हुआ, जो खुदीराम बोस थे एंड प्रफुल्ला चाकी थे, उन्होंने एक बॉम्ब फेंका था। बट उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुई कि वो बॉम्ब ना फेंका किसी और रीजन से था, बट गलती से उस बॉम्ब की वजह से दो वुमेन की डेथ हो गई, जो चीज इनको खुद को भी अच्छी नहीं लगी। उसकी वजह से ये बाद में अरेस्ट भी हो गए, और जो प्रफुल्ला चाकी थे उन्होंने सुसाइड भी कर ली, बिकॉज उनके अंदर वो गिल्ट था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर ली। नेक्स्ट था हावड़ा गैंग केस। अब हावड़ा से समझ में तो आ ही गया कि यस, बंगाल की साइड ही हुआ होगा। ईयर था 1910 का। इसको हावड़ा शिवपुर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है। इसके इंपॉर्टेंट लीडर एक ही थे, जतेंद्र नाथ
मुखर्जी। अब क्या प्रॉब्लम थी कि उस टाइम पीरियड पर अंसुलिन कमिटी के जो समिति थी उसके काफी लीडर्स जो थे, नेशनलिस्ट लीडर्स, उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनके साथ कुछ प्रॉब्लम, उनके साथ इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। जो चीज इनको पसंद नहीं आई उससे रिलेटेड ये एक्शंस ले रहे थे, लेकिन फिर ये भी पकड़े गए और फिर बाद में इनको भी पनिशमेंट मिली। अब नेक्स्ट आता है दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। ये इंपॉर्टेंट है। ईयर था 1912 का। लीडर थे रास बिहारी बोस, और भी काफी लीडर्स थे, बट मेन लीडर कौन थे? रास बिहारी बोस। और इनका प्लान क्या था? जो उस टाइम वायसरॉय थे, वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग, उनका मर्डर करना इनका प्लान था। बट प्रॉब्लम क्या हुई, उसके लिए इन्होंने काफी ट्राई भी किया, इन्होंने बॉम्ब भी फेंकना चाहा, चीजें की, बट अनफॉर्चुनेटली ये लॉर्ड हार्डिंग को मार नहीं पाए और वो वहां से एस्केप हो गए और बाद में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ पकड़े गए और फिर इनको डिटेंशन हुई, इनसे इन्वेस्टिगेशन की गई और इनको जेल में डाला गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अब्रॉड के अंदर कौन कौन सी मूवमेंट उस टाइम पीरियड के अंदर स्टार्ट हुई। पहली हुई इंडियन होम रूल सोसाइटी, जो हुई 1905 के अंदर, जिसके मेन फाउंडर थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, और बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन की, सोसाइटी की लीडरशिप संभाली वीडी सावरकर जी ने 1907 के अंदर, जिनके ऊपर अभी रिसेंट में मूवी भी आई थी। द सोसाइटी प्रमोटेड पैसिव रेजिस्टेंस एंड नॉन वायलेंट सेल्फ रूल। तो ये सोसाइटी ज्यादा वायलेंट नहीं थी, बट ये सेल्फ रूल को बहुत ज्यादा प्रमोट करती थी। उस टाइम पर एक जर्नल भी आता था कृष्ण वर्मा जी का, द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नाम से, और वहां पर एक इंडियन हाउस था। मेनली ये सोसाइटी कहाँ स्टेब्लिश हुई थी? यूरोप के अंदर ही स्टेब्लिश हुई थी, बिकॉज अब्रॉड के अंदर एक यूरोप के अंदर हुई थी, और आगे हम देखेंगे गदर पार्टी जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्टेब्लिश हुई थी। अब इंडिया हाउस था वहां पर। इंडिया हाउस क्या था? एक हॉस्टल था इंडियन स्टूडेंट के लिए, जो वहां पर यूरोप में बनाया हुआ था। वहीं पर बैठकर ये सारे जो इंडियन रिवॉल्यूशनरीज थे वो वहीं पर बैठकर अपनी सारी प्लॉटिंग वगैरह करते थे। बट फिर सर कर्जन वाइली का 1909 के अंदर मर्डर हुआ, उसके बाद इस हाउस को डिसबैंड कर दिया गया और फिर वहां पर बैठना, उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग वहां पर खत्म हो गई और काफी लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, जिनको बाद में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद रिलीज किया गया। अब आती है गदर पार्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेब्लिश हुई 1913 के अंदर। कौन से रीजन के अंदर स्टेब्लिश हुई? नॉर्थ अमेरिका के रीजन के अंदर ये पार्टी स्टेब्लिश हुई। इसकी मेन लीडरशिप किस किसने की? लाला हरदयाल ने इसकी लीडरशिप की। किनकी थी? जो इंडियन कम्युनिटी के लोग थे जो वहां पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर रह रहे थे। और बाद में जब इनकी मीटिंग हुई तो इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, जिसके प्रेसिडेंट कौन बने? बाबा सोहन सिंह। और जनरल सेक्रेटरी कौन बने? लाला हरदयाल खुद उसके जनरल सेक्रेटरी बने। ये एक न्यूज़पेपर भी निकालते थे गदर नाम से, जो कौन सी लैंग्वेज के अंदर आता था? उर्दू के अंदर और गुरुमुखी के अंदर इनका जो न्यूज़पेपर था वो पब्लिश होता था। एंड द न्यूज़पेपर वाज कॉल्ड हिंदुस्तान गदर, एंड अ वीकली कंपाइलेशन भी आती थी इनकी, जो जिसके अंदर पोएट्री होती थी, सॉन्ग होते थे, जिनको क्या बोला जाता था? गदर की गूंज। अब एक फेमस इंसिडेंट हुआ उस टाइम पीरियड के अंदर, 1914 के अंदर ये इंसिडेंट हुआ। काफी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट रहा उस टाइम पीरियड के अंदर, जिसको बोला जाता है कोमागाता मारू इंसिडेंट। अब कोमागाता मारू क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये एक स्टीमशिप का नाम था, जापानीज स्टीमशिप थी, इसलिए नाम ऐसा था। अगर इंडियन होता तो इतना ऐसा नहीं होता। अब उसके अंदर क्या था कि कुछ इंडियन सिटीजन्स थे जो कनाडा जा रहे थे। अब वर्ल्ड वॉर 1 भी स्टार्ट हो चुका था और कुछ इंडियन सिटीजन्स थे जो कनाडा जा रहे थे, लेकिन वो सभी के सभी जा नहीं पाए, बिकॉज जब वो कोलकाता पहुंचे तो पुलिस ने क्या किया? उनको अरेस्ट किया, कुछ रायत इशू हो गए, जिसके अंदर 22 लोगों की डेथ भी हो गई। और कुछ जो पहुंच चुके थे वो कुछ कनाडा के अंदर एडमिट हुए, कुछ जो थे कनाडा के अंदर अलाउ नहीं करे गए, और ऐसे ऐसे करके वो उस शिप को वापस कनाडा ना जाकर उसको वापस इंडिया ही दोबारा से आना पड़ा, और उन लोगों को भी दोबारा इंडिया आना पड़ा। बट इसकी वजह से कुछ बंगाल के अंदर कुछ रायत इशू हुए, जो एक सही पर्सपेक्टिव नहीं रहा था। और ये वन ऑफ द रीजन माना जाता है कि जब 1915 के अंदर आपकी होम रूल मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई, उसका वन ऑफ द रीजन इस इंसिडेंट को भी माना जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं लेटर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट की। सबसे इंपॉर्टेंट एक ही रहा, हिंदुस्तान
रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कब फाउंड हुई 1924 के अंदर फाउंड हुई, जिसके फाउंडर कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चैटर्जी एंड सचिन सन्याल इन कानपुर, ये इसके फाउंडर रहे। इनके आइडियोलॉजी थी, प्रोग्राम था, ये अडल्ट फ्रेंचाइज जो थी उसके ऊपर बिलीव रखते थे और कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट इनके जो एक्शंस थे वो काफी ज्यादा रिग्रेसिव थे। ये बिल्कुल हर चीज में बिलीव रखते थे, डकैती करनी पड़े डकैती करो, बॉम्ब के अंदर, हर चीज के अंदर ये बिलीव रखते थे। और इसी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को बाद में रीनेम क्या किया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 के अंदर। और इसकी लीडरशिप किसने संभाली, भगत सिंह ने संभाली। इन्फ्लुएंस था, ये सभी इंटेलिजेंट थे, इनके अंदर इन्फ्लुएंस था भगवत गीता, आनंद मठ, औरबिंदो जी के, विवेक जी के, सबके, इवन रशियन, फ्रेंच, आयरिश जितने रिवॉल्यूशन हुए इन्होंने सबको स्टडी किया था, सभी के इन्फ्लुएंस को मिलाकर हर चीज को समझकर एक स्ट्रेटेजी के साथ ये काम करते थे। एंड द मेन impetus फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टी वाज महात्मा गांधी डिसीजन टू कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इनको पसंद नहीं आया था कि महात्मा गांधी ने अपना मूवमेंट वापस ले लिया बिकॉज ऑफ चोरा चोरी इंसिडेंट, वो चीज भी इनको पसंद नहीं आई थी। फिर इन्हीं ने दो इंसिडेंट किए। पहला है वन ऑफ द फेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो 1925 के अंदर हुआ। अब क्या था कि जो ये एसोसिएशन थी इनको फंड्स की जरूरत थी और इनके पास फंड्स नहीं थे, पैसे नहीं थे, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, जो काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में इसमें क्या किया, इन्होंने ट्रेन के अंदर, काकोरी ट्रेन का नाम था, उसके अंदर इन्होंने डकैती की। डकैती करने में सक्सेसफुल रहे। डकैती के अंदर काफी इंपॉर्टेंट पर्संस थे, आपके राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान थे, चंद्रशेखर आजाद थे, और भी काफी उसके अंदर मेंबर्स थे, लीडर्स थे। लेकिन फिर ये बाद में पकड़े गए और फिर इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। फिर आता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी के सॉन्ड्रेस मर्डर, जिसकी वजह से ये वन ऑफ द, दो रीजन थे वैसे, पर ये इंपॉर्टेंट रीजन था जिसकी वजह से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, तीनों को फांसी की सजा दी गई। अब इसके अंदर क्या था, ये जो सॉन्ड्रेस थे इनका मर्डर करना चाहते थे और साथ में इनका मेन टारगेट कौन था उस टाइम पे मर्डर के लिए, जेम्स स्कॉट, जिसके ऑर्डर की वजह से लाठीचार्ज हुआ और लाठीचार्ज के अंदर लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई। बिकॉज लाला लाजपत राय पंजाब लाहौर की साइड बहुत फेमस लीडर थे, लोगों के उनके साथ सेंटीमेंट्स जुड़े हुए थे। एंड ऑल्दो जो भगत सिंह थे वो भी उसी तरफ से, ये भी वहीं से बिलोंग करते थे, तो ये भी लाला लाजपत राय की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इसके अंदर असिस्ट किसने किया, सुखदेव थापर और चंद्रशेखर आजाद जी ने असिस्ट किया। और एग्जीक्यूट कौन करने वाले थे, भगत सिंह एंड शिवराम राजगुरु। उन्होंने फिर एक पुलिस ऑफिसर को मारा जिसका नाम था जॉन सॉन्ड्रेस। कब मारा, दिसंबर 17, 1927 को। ये बात जब पता चली तो उनको उस चीज के लिए अरेस्ट किया गया और बाद में मार्च 1931 को एग्जीक्यूट भी किया गया, हैंग भी किया गया। अब सेम उन्हीं इंसानों ने एक चीज और की थी, वो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब केस जो हुआ था अप्रैल 1929 के अंदर। इसके अंदर दो इंसान इंक्लूड थे, बटुकेश्वर दत्त और दूसरे थे आपके भगत सिंह। इन दोनों ने सेंट्रल असेंबली के ऊपर बॉम्ब फेंका। क्यों फेंका, बिकॉज ऑफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसका, ट्रेड डिस्प्यूट बिल का और पब्लिक सेफ्टी बिल जो उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, ये उसके फेवर में नहीं थे, इसलिए इन्होंने वहां पर बॉम्ब फेंका। हालांकि इनका इंटेंशन ये नहीं था कि किसी की डेथ हो, बस ये सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को डराना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने ये चीज की। बट उसी के, अब इस बॉम्ब की वजह से इनको सजा मिली थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, कि यस आप लाइफ टाइम तक जेल के अंदर ही रहोगे। बट फिर इनका दोबारा से जो पहला वाला केस था, जो ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था, वो सामने आया और फिर दोनों केस को मिलाकर उसका कंक्लूजन ये निकला कि फिर इनको फांसी की सजा दी गई। और मेन एक रीजन और भी था इनको फांसी की सजा देने का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये इंटेंशन था कि इंडियंस को पता चले कि अगर वो हमारे अगेंस्ट गए, इंडियंस अगर हमारे अगेंस्ट गए तो उनके साथ कितना बुरा हो सकता है, वो चीज भी वो इंडियंस को बताना चाहते थे। तो ये भी एक उनका इंटेंशन था। फिर नेक्स्ट है लास्ट वन, चिटागोंग आर्मरी रेड। इसके मेन लीडर थे सूर्य सेन, जिन्होंने चिटागोंग आर्मी अटैक को
एग्जीक्यूट किया कब, अप्रैल 18 1930 के अंदर। इसके अंदर उन्होंने एक इस्टेब्लिशमेंट की इन 1930। क्या किया, द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी भी इस्टेब्लिश हुई। कहाँ पर, चिटागोंग के अंदर ही। इसके अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जैसे आपकी कल्पना दत्ता थी, अंबिका चक्रवर्ती थी, सुबोध रोय थे, ऐसे करके कुछ और इंपॉर्टेंट लीडर्स भी थे। बट फिर हुआ क्या कि सूर्य सेन को अरेस्ट कर लिया गया और फिर उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। उसके बाद इस रेड को भी अनसक्सेसफुल ही माना गया। अब ये काम चीज थी 1930 की। अब इसके बाद क्या हुआ, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का डिक्लाइन हो गया। उसके बहुत सिंपल रीजन थे। 1931 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन तीनों को फांसी की सजा मिल गई थी। दूसरा मेन रीजन था डेथ ऑफ चंद्रशेखर आजाद, बिकॉज इन्होंने खुद अपने आप को गोली मार ली थी ताकि इनको अंग्रेज ना पकड़ पाए, ताकि ब्रिटिशर्स के हाथ में ये ना आए। इसलिए ये भी नहीं रहे थे, भगत सिंह जी वगैरह भी नहीं रहे थे, सूर्य सेन जो थे वो भी शहीद हो चुके थे। तो ऐसे करके जितने इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के लीडर्स थे, उन सभी के साथ कुछ ना कुछ हो चुका था। कुछ जो थे वो जेल के अंदर थे, और दूसरा महात्मा गांधी का इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा बढ़ चुका था। तो इसलिए सभी नॉन वायलेंस के पाथ को फॉलो करना स्टार्ट कर चुके थे। तो ये कुछ रीजंस थे कि 1930s के बाद जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स थी वो डिक्लाइन होते चले गए, और फिर कोई भी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट नहीं हुआ। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी 1930s तक काफी ज्यादा इस्टेब्लिश हो चुकी थी। आपकी कम्युनिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, आपकी सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश हो चुकी थी, कांग्रेस तो थी ही। इसलिए सारी चीजें पॉलिटिकली मूव होती चली गई और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स का डिक्लाइन हो गया। अभी ये लास्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 के अंदर आया था आपका, जिसके अंदर था कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। एंड इसके अंदर आपको बताना था कि कौन से जो फ्रीडम फाइटर थे वो गदर पार्टी से एसोसिएट करते थे। तो इसका आंसर था आपका थर्ड ओनली, रास बिहारी बोस। ये अभी लेटेस्ट लास्ट यही आया था इस टॉपिक में से क्वेश्चन। उससे पहले 2014 के अंदर आया था, जिसमें भी सेम गदर्स के बारे में ही पूछा गया था, जिसका आंसर आपका था रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया विद हेडक्वार्टर्स एंड सैन फ्रांसिस्को। बिकॉज हमने देखा कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इस मूवमेंट की, और इसलिए हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में ही होंगे, बिकॉज सिंगापुर में नहीं होंगे, बर्लिन में भी नहीं होंगे, और ताशकंद में भी नहीं हो सकता। तो ये दो क्वेश्चन थे। ऑल्दो 2014 के बाद डायरेक्ट 2022 के अंदर आए, इसलिए यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। हमें अच्छी तरह प्रिपेयर रहना है। मे बी 2025 के अंदर भी हमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और ऐसी कोई गारंटी नहीं है, एक क्या पता दो आ जाए, तो उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर ऑल्सो।